स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड एग्ज़ाम गाइड में। कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, अगर आपको पशुधन प्रसार अधिकारी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं अगर आपको पार्ट ए और पार्ट बी की तैयारी करनी है। पार्ट ए सभी के लिए कंपलसरी है, सिलेबस यहाँ पे मेंशन किया गया है। साथ ही पार्ट बी और पार्ट सी आपके ऑप्शनल है। तो पार्ट बी और ए के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो अगर आपको जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। यहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी जो भी यूट्यूब पे कंटेंट पढ़ाया जाता है। साथ ही साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कराई जाती है। तो बिना देरी किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक कवर अप कर लिया था, हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले पोर्शन तक कवर अप कर लिया था। साथ ही इनकी जो है प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए, आज है हमारा आपका गोल्जी अपैरेटस। तो दोस्तों, गोल्जी अपैरेटस भी क्या है, आपके मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। इसकी डिस्कवरी किसने की, कैमिलो गोल्जी ने की थी 1898 में। ठीक है, और ये सारे यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है एक्सेप्ट मैच्योर मेमेलियन आरबीसी, यानी मैच्योर मेमेलियन आरबीसी को छोड़ करके ये सारे यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। अदर क्या नेम है इसके, इसके क्या अदर नेम है, इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है, गोल्जी बॉडी भी कहा जाता है और गोल्जी अपैरेटस भी कहा जाता है। तो ये सारे इसके अन्य नाम हैं। प्लांट्स में अगर गोल्जी अपैरेटस प्रेजेंट हो तो उसको बोला जाता है डिक्टियोसोम। तो ये आपको ध्यान में रखना है। लोकेशन देखें तो आपके न्यूक्लियस और ईआर के नज़दीक ये पाया जाता है। स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे मेंशन भी किया गया है स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखें तो इट कंसिस्ट ऑफ फ्लैटन मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स कॉल्ड सिस्टर्नी। तो जो फ्लैटन मेम्ब्रेन थैलेनुमा जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, फ्लैट होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी बोलते हैं। यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो ईआर की तरफ जो फेस होता है उसको हम बोलते हैं सिस फेस। ठीक है, जो सबसे ऊपर है वो क्या है, आपके सिस फेस है। ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट वेसिकल को रिसीव करता है जो कि आपके ईआर से मिलता है, उसको रिसीव करता है सिस वाली फेस में। ठीक है, फिर जो मिडिल वाला पोर्शन होता है, मिडिल में जो सिस्टर्नी मौजूद है उनको बोलते हैं मीडियल सिस्टर्नी, और जो लास्ट वाले पोर्शन में प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं ट्रांस फेस या फिर मेच्योर फेस भी इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे प्रोटीन का मेच्योरेशन हो जाता है और ये फेस करता है आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइड को। यहाँ पे क्या आती है, आपके जितने भी प्रोसेस्ड और जो मैच्योर प्रोटीन आते हैं वो उसको यहाँ पर लाया जाता है, यहाँ से आपके डिफरेंट डेस्टिनेशन में भेजा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो है इसका डायग्राम दिख रहा होगा। ये क्या है, फ्लैट लाइक सिस्टर्नी प्रेजेंट है ऊपर वाली साइड, यानी ईआर वाली साइड पे सिस फेज उसको कहा जाता है। यहाँ से ईआर से रिसीव करता है ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल को, जिसके अंदर की आपके प्रोटीन न्यूली सिंथेसाइड क्या रहती है, प्रोटीन रहती है। ठीक है, बीच वाले पोर्शन को मीडियल पोर्शन बोलते हैं, यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है, और जो लास्ट वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं ट्रांस फेज। यहाँ से देखो न्यूली फॉर्म वेसिकल्स भी बन रहे हैं, सीक्रेटेड वेसिकल्स भी बनते हैं, और बीच में आपका कौन सा पोर्शन होता है, सिस्टर्नी के बीच वाले पोर्शन को ल्यूमेन कहते हैं। दो सिस्टर्नी को आपस में कनेक्ट करने का काम रहता है ट्यूब्यूल का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिस्टर्नी आपसे 4 से 8 स्टैक का होता है आपके एनिमल सेल में। सिस्टर्नी को कनेक्ट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, ट्यूब्यूल बोलते हैं इसे, और वेसिकल्स भी यहाँ पे फॉर्म होती है, स्मॉल मेम्ब्रेन सैक्स ये रहते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, मटेरियल को कैरी करते हैं, पदार्थ को कैरी करते हैं ईआर से गोल्जी जाने के लिए, या फिर वाइस वर्सा, या फिर गोल्जी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाने के लिए। ट्रांसपोर्ट जो वेसिकल होती है वो ईआर टू गोल्जी या फिर गोल्जी टू ईआर के लिए यूज़ किया जाता है, और जो सीक्रेटरी वेसिकल्स रहती हैं उसको गोल्जी से सेल के बाहर भेजने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ईआर से आपके सिस फेज़ में जाएगा, फिर मीडियल फेज़ होता है, फिर आपके ट्रांस फेज़ होता है। यहाँ पे वेसिकल में आपके ट्रांसपोर्ट करके डिफरेंट डेस्टिनेशन में भेजा जाता है। यही चीज़ यहाँ पर भी लिखी गई है। ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स क्या करना आता है, बर्ड के रूप में ईआर से निकलता है। ठीक है, ईआर से बर्डिंग फॉर्म में निकलता है वेसिकल, जिसके अंदर आपके न्यूली सिंथेसाइज क्या होगी, प्रोटीन होगी। ठीक है, अब ये वेसिकल किसकी तरफ मूव करेगा, आपके गोल्जी कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करेगा, किसकी हेल्प से, मोटर प्रोटीन। मोटर प्रोटीन को मैंने लास्ट क्लास में बताया था, काइनेसिन और डाइनिन मोटर प्रोटीन होता है। ठीक है, अब वेसिकल फ्यूज़ हो जाएगी आपके सिस फेज ऑफ गोल्जी के सिस फेज के साथ वेसिकल को फ्यूज़ किया जाएगा। अब जैसे ही वहाँ पे मटेरियल पहुँचा अंदर, जो आपके मिडिल वाला फेज़ है गोल्जी के, वहाँ पे उसका क्या होगा, प्रोसेसिंग की जाएगी, फिर शॉर्टिंग और पैकेजिंग करके आगे की तरफ उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं गोल्जी अपैरेटस के फंक्शन। तो बहुत सारे वेरियस फंक्शन ये परफॉर्म करता है, जैसे कि आपके प्रोटीन मॉडिफिकेशन हो गया, पैकेजिंग हो गया, सॉर्टिंग हो गया, सिक्रेशन हो गया और लाइसोसोम को भी ये बनाता है। प्रोटीन मॉडिफिकेशन कैसे होता है, तो जब आपके ईआर से प्रोटीन बनती है तो वो क्या रहती है, इमेच्योर रहती है। ठीक है, उसको हम रॉ प्रोटीन भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसने अभी कोई भी फंक्शन को गेन नहीं किया रहता है। तो रिसीव करता है उस प्रोटीन को गोल्जी अपैरेटस, और उसको क्या बनाता है, फंक्शनल बनाता है और मैच्योर बनाता है उस प्रोटीन को। किस तरीके के मॉडिफिकेशन होते हैं, तो ग्लाइकोसाइलेशन। ईआर में भी जो है ग्लाइकोसाइलेशन होता है, तो उसमें से कुछ शुगर की जो चेन रहती है उसको यहाँ पर रिमूव किया जाता है और नई शुगर चेन को ऐड किया जाता है। तो यहाँ पर ग्लाइकोसाइलेशन भी होता है, तो प्रोटीन में क्या जोड़ा जाएगा, शुगर चेन जोड़ी जाएगी, तब ये क्या बनेगा, ग्लाइकोप्रोटीन। लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था आपकी ग्लाइकोप्रोटीन, या फिर जब हम शुगर चेन ऐड कर देते हैं प्रोटीन को, तो उससे क्या होता है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा और वो सेल रिकॉग्निशन में भी काम आता है, साथ ही साथ वो अपनी फंक्शनैलिटी भी गेन कर लेगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल क्या है, आपके सेल मेम्ब्रेन की जो प्रोटीन होगी और एंटीबॉडीज़ हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आपका ग्लाइकोसाइलेशन के बाद आपके फॉस्फोरिलेशन भी किया जाता है। अब फॉस्फोरिलेशन एक टैगिंग की तरह काम करता है। हम क्या करते हैं, जो प्रोटीन रहती है उसमें फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करते हैं। इससे क्या होता है, बेसिकली ये सेल सिग्नलिंग में काम आता है। कुछ प्रोटीन में जो है, जब हम फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करते हैं तो वो प्रोटीन एक्टिव हो जाती है और अपना फंक्शन परफॉर्म करती है, और अगर फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करें तो वो ऑफ हो जाएगी, अपना काम नहीं करेगी। ऐसे ही वाइस वर्सा भी होता है। ठीक है, तो फॉस्फोरिलेशन तो फॉस्फोरिलेशन क्या करता है, आपके सेल सिग्नलिंग में काम आता है। नेक्स्ट होता है आपका सल्फेशन भी किया जाता है। अब जैसे फॉस्फेट ग्रुप को ऐड किया जाता है, वैसे ही सल्फर कंटेनिंग ग्रुप को भी ऐड किया जाता है प्रोटीन में, और बेसिकली जो सीक्रेटरी प्रोटीन होती है उसके फंक्शन में ये हेल्प करता है सल्फेशन। ठीक है, तो पहले क्या होगा, आपके ग्लाइकोसाइलेशन किया जाएगा, फॉस्फोरिलेशन किया जाएगा, सल्फेशन किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंशन किया गया है, रॉ प्रोटीन रिसीव करेगा ईआर से, फिर क्या होगा, ग्लाइकोसाइलेशन होगा, फॉस्फोरिलेशन होगा, सल्फेशन होगा। अब क्या होता है, कुछ प्रोटीन्स में, जैसे कुछ प्रोटीन्स की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी रह जाती है ना, तो उसमें कटिंग की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि आपके इंसुलिन। अब इंसुलिन जब आपके बनकर तैयार होता है तो उसको हम बोलते हैं प्री प्रो इंसुलिन। ठीक है, अब ये आपका क्या है, बिल्कुल ही न्यूली सिंथेसाइज इंसुलिन होता है। अब इसको क्या करना पड़ता है, जब ये ईआर में आता है तो उसमें क्या किया जाता है, क्लीवेज किया जाता है, तब वो प्री प्रो इंसुलिन से प्रो इंसुलिन बन जाता है, लेकिन अभी भी वो पूरी तरीके से फंक्शनल नहीं हुआ। जब भी आपके गोल्जी पर आता है प्रो इंसुलिन, फिर इसमें सी टर्मिनल की क्या की जाती है, कटिंग, यानी फिर से इसमें क्लीवेज किया जाता है, तब जाके क्या बनता है, आपके प्रो इंसुलिन से इंसुलिन। अब इंसुलिन क्या हो गया है, मैच्योर हो गया और फंक्शन परफॉर्म करने के लिए रेडी हो गया। तो इस तरीके से क्या किया जाता है, आपके प्रोटियोलिटिक क्लीवेज भी किया जाता है। साथ ही साथ जब सारी चीज़ें प्रोसेसिंग और सॉर्टिंग हो गई, फिर उसके बाद क्या किया जाता है, चेकिंग, फाइनल चेकआउट किया जाता है कि सारी चीज़ें ठीक से हुई या नहीं। अगर अच्छे से चीज़ें हो गई तो फिर उसको पैकेजिंग किया जाता है। अब पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। अब गोल्जी क्या करता है, प्रोटीन और लिपिड को मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स के अंदर पैक करता है और ट्रांसपोर्ट के लिए रेडी किया जाता है। ये कौन से वाले फेज़ में होता है, आपके जो गोल्जी का जो ट्रांस वाला फेज़ होता है वहाँ पर ये किया जाता है। अब सॉर्टिंग भी हो गई, गोल्जी ने सॉर्ट कर लिया प्रोटीन को, सेंड कर दिया उनको करेक्ट उनके सेलुलर डेस्टिनेशन में। अब गोल्जी से ये कहाँ कहाँ जा सकता है, ये आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जा सकता है, लाइसोसोम में जा सकता है, या फिर आउटसाइड सेल के बाहर भी जा सकता है। कैसे पता चलेगा कि सेल को कहाँ जाना है, तो इसके लिए क्या होते हैं, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि सिग्नल सीक्वेंसेस अगर बनेंगे तो उसमें जिस हिसाब का सिग्नल, या सिग्नल इसको हम बोल सकते हैं, जिस हिसाब से एड्रेस होगा उसी एड्रेस पर उसको पहुंचा दिया जाएगा। इस सिग्नल सीक्वेंस को हम एड्रेस या फिर टैग की तरह भी देख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ईआर का मैंने बताया था, ईआर में जो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड का सिग्नल सीक्वेंसेस जब बनता है तो उसे कौन रिकॉग्नाइज करता है, एसआरपी, और तब जाके उसको कहाँ पर पहुँचाया जाता है, ईआर की मेम्ब्रेन में। इसी तरीके से आपके जो है और भी सिग्नल सीक्वेंसेस होते हैं, उनको उस हिसाब से उनके डेस्टिनेशन पर पहुंचाया जाता है। और अगर कोई भी अगर सिग्नल सीक्वेंसेस प्रेजेंट नहीं है तो डिफ़ॉल्ट लोकेशन कहाँ होगी, साइटोप्लाज्म में, वो फिर साइटोप्लाज्म में ही रहेगा अगर कोई भी सिग्नल प्रेजेंट नहीं है तो। अब ईआर का जो सिग्नल सीक्वेंसेस होता है, अब इससे पहले एक बात जान लो, जब भी आपकी प्रोटीन बनती है तो उसका एक एंड टर्मिनल होता है जहाँ से स्टार्टिंग होती है, और एक सी टर्मिनल होता है एंड पॉइंट।
तो अगर सिग्नल सीक्वेंसेस को जुड़ना होगा तो या तो वो एन टर्मिनल से जुड़ेंगे या फिर सी टर्मिनल से जुड़ेंगे, या फिर आपके बीच प्रोटीन के बीच वाले पोर्शन में भी वो सिग्नल सीक्वेंसेस प्रेजेंट हो सकते हैं। वन बाय वन हम देखेंगे। तो ईआर में जो सिग्नल सीक्वेंसेस होता है मैंने बताया था हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड का सिग्नल सीक्वेंस होता है, और अगर ये प्रेजेंट हुआ एन टर्मिनल पर फिर उसको कहाँ जाना होगा, ईआर को जाना होगा। ऐसे ही एक एनएलएस होता है, न्यूक्लियस लोकलाइजेशन सीक्वेंस, ठीक है। अगर ये प्रेजेंट हुआ आपके मिडिल वाले पोर्शन में प्रोटीन के, जिसमें कि बेसिकली लाइसिन और आर्जिनिन ज़्यादा होते हैं, तो फिर इसको कहाँ भेजा जाएगा, ये एड्रेस कहाँ पहुँचाएगा, न्यूक्लियस के पास जाएगा। इसी तरीके से अगर एमटीएस सिग्नल सीक्वेंस है एन टर्मिनल पे प्रोटीन के, तो उसको पहुँचाया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। इसी प्रकार से अगर मैनोज 6 फॉस्फेट है M6P, इसको मैनोज 6 फॉस्फेट बोलते हैं, ये आपके शुगर की टैगिंग होती है। अगर ये प्रेजेंट हो गया आपके कहाँ पर, प्रोटीन में, तो उसको कहाँ भेजा जाएगा, लाइसोसोम में भेजा जाएगा। इसी तरीके से PTS1 और PTS2 अगर प्रेजेंट हुआ, PTS1 आपके सी टर्मिनल पे होगा, इसमें बेसिकली जो अमीनो एसिड रहते हैं उसको बोलते हैं SKL, ठीक है। और PTS2 एन टर्मिनल पे हुआ तो ये कहाँ के लिए टैगिंग दिखा रहा है, कहाँ का एड्रेस है, ये पेरोक्सिसोम का। इसी तरीके से अगर प्रोटीन में GPI सिग्नलिंग लग गई है तो उसको कहाँ भेजा जाएगा, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन में भेजा जाएगा। तो बेसिकली क्या है, ये सिग्नल सीक्वेंसेस एड्रेस की तरह है जो कि उनको उनके करेक्ट डेस्टिनेशन तक पहुँचाया जाता है, ठीक है। अब जब आपके इनको भेजना है तो उनको व्हीकल की ज़रूरत पड़ेगी, तो उनमें वेसिकल ट्रैफिकिंग, वेसिकल्स का यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, COP2 का वेसिकल का यूज़ करना हो तो कहाँ से कहाँ तक ये ले जाएगा मटेरियल को, ER से लेकर के गोल्जी में। अब जब ER से लेकर गोल्जी में अगर पहुँचाया जाता है तो उसको बोलते हैं एंटेरोग्रेड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और COP1 क्या करता है, गोल्जी से लेकर के ER में वापस भेजता है, इसको बोलते हैं रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट। रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट वही उन्हीं प्रोटीन्स का होगा, नहीं वेसिकल्स में होगा जहाँ पे कि आपके कैडेल सीक्वेंसेस प्रेजेंट होगा। अब एक और आता है आपके क्लैथरिन वेसिकल्स, जब आपके प्रोटीन पूरी सॉर्टिंग वगैरह प्रोसेसिंग वगैरह हो गई है, अब इसको अगर जो है लाइसोसोम, सेल मेम्ब्रेन या फिर एंडोसाइटोसिस भी बता चुकी हूँ, जब सेल किसी चीज़ को रिसीव करता है बाहर से, ठीक है, तो एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस से करता है। तो इन सब में अगर ट्रांसपोर्ट करना हो तो क्लैथरिन वेसिकल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब जो है आपका वेसिकल्स है उसके अंदर जो प्रोसेस्ड प्रोटीन है उसने टारगेट डेस्टिनेशन तक ये पहुंच गया है। अब जब हम किसी भी एड्रेस पे पहुंचते हैं पहले हम चेक करते हैं कि हम सही एड्रेस पे आए हैं या फिर नहीं आए हैं। वैसे वेसिकल्स क्या करती है, पहले कैसे पता चलेगा कि वो करेक्ट एड्रेस पे पहुंची है या फिर करेक्ट डेस्टिनेशन पे उसको पहुंचाया गया है या नहीं पहुंचाया गया है। इसके लिए होता है आपके टारगेट रिकॉग्निशन। आपकी कुछ स्पेशल प्रोटीन होती है वो आपके इंश्योर करती है कि आपकी सही तरीके से टारगेटिंग साइट पर पहुंचा जाए, ठीक है। इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रोटीन होती है, एक तो जो आपकी वेसिकल ले जा रही है प्रोसेस्ड प्रोटीन को कहाँ तक, टारगेट साइट पर, उसके सरफेस पे क्या प्रेजेंट होता है, वी स्नैर प्रोटीन, ठीक है। और जहाँ उसको पहुँचाया जाना है करेक्ट, अगर टारगेटिंग साइट पर पहुँचाया गया है तो उसके सरफेस पे क्या होगा, आपके टी स्नैर। तो वी स्नैर और टी स्नैर एक दूसरे को पहचान जाएंगे, रिकॉग्नाइज कर जाएंगे अगर उन्होंने करेक्ट डेस्टिनेशन पर वो पहुंचा गया है, ठीक है। अगर इनकी करेक्ट रिकॉग्निशन हो गया है तो ये लॉक एंड की तरह काम करता है, जैसे कि आपके सही चाबी ही ताले को खोलती है ना, उसी प्रकार से अगर करेक्ट आपके डेस्टिनेशन पर पहुंचा गया है और अच्छे से आपके रिकॉग्निशन हो गया है, फिर क्या होगा, आपके दोनों की मेम्ब्रेन आपस में क्लोज लाने की कोशिश की जाएगी। किनके द्वारा, ये वी स्नैर और टी स्नैर प्रोटीन क्या करेंगे, दोनों की मेम्ब्रेन क्या आएगी, क्लोज आएगी, एक दूसरे के क्लोज आएगी। और इसमें कौन मदद करता है, आपके कुछ प्रोटीन्स मदद करते हैं, उनको बोलते हैं रब प्रोटीन। तो ये रब प्रोटीन क्या करते हैं, GTP की मदद से इन जो दोनों मेम्ब्रेन है, वेसिकल्स की मेम्ब्रेन और जो टारगेट जो मेम्ब्रेन है, टारगेट जगह पर जो भी मेम्ब्रेन है, उन दोनों मेम्ब्रेनों को जोड़ने का काम करता है। एक बार जब वो दोनों अच्छे से टाइटली बाइंड हो गए तो उसको हम बोलते हैं स्नैर कॉम्प्लेक्स। स्नैर कॉम्प्लेक्स किस चीज़ का बना, वी स्नैर और टी स्नैर ने जब बाइंडिंग की किसकी मदद से, रब प्रोटीन और GTP की मदद से, फिर क्या बना, आपके स्नैर कॉम्प्लेक्स बना। अब क्या होगा, आपके मेम्ब्रेन का फ्यूज़न होगा। अब सबसे पहले जो टारगेट वाली साइड है उसके मेम्ब्रेन में एक पोर लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, जहाँ से कि आपका जो भी वेसिकल के अंदर का मटीरियल था या फिर जो प्रोसेस्ड प्रोटीन था उसको टारगेट साइट के अंदर भेज दिया जाएगा। इस हिसाब से आपकी पूरी प्रोसेस चलती है, ठीक है। अब क्या पहुंच गया, जितना भी टारगेट प्रोटीन थी या मटेरियल था उसको जहां पहुंचना था वहां वो सही एड्रेस पर पहुंच चुका है।
ओके। और जब आपके स्नेयर प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो उसको रिमूव भी करना होता है, खुद से रिमूव नहीं होता है क्योंकि ये टाइटली बाइंड रहता है। तो उसको रिमूव करने के लिए भी एटीपीएज एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, जो कि इन दोनों को अलग अलग करता है। फिर इनकी क्या होती है, रिसाइकलिंग होती है और उनको फिर रीयूज किया जाता है। तो इस हिसाब से आपकी पूरी प्रोसेस होती है, कहाँ से आपकी प्रोटीन बनी और कहाँ उसको पहुँचाया गया। और लगा लो जब आपके बेबी प्रोटीन थी और बेबी प्रोटीन को पूरा मैच्योर और फंक्शनल बना के उसके टारगेटिंग साइट पर करेक्ट एड्रेस पर उसको पहुंचाया जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और गोल्जी क्या करती है, जो आपकी सीक्रेटरी प्रोटीन्स होती है उनको भी बाहर भेजती है सेल के बाहर, किसकी मदद से, आपके एक्सोसाइटोसिस मतलब सेल से बाहर भेजना चीज़ों को। इसमें सीक्रेटरी मटेरियल क्या होता है, हार्मोन हो गया, एंजाइम हो गया, एंटीबायोटिक्स हो गया, ठीक है, इनको बाहर भेजा जाता है। तो ये आपका पूरा इंट्रासेलुलर जो ट्रांसपोर्ट हो गया वो मैंने बताया आपको। अब इसके अलावा और क्या फ़ंक्शन थे गोल्जी अपैरेटस के, लाइसोसोम को ये बनाता है। तो जब आप गोल्जी अपैरेटस क्या करता है, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम को पैक्ड करता है ना, फिर उससे क्या बनता है, आपके लाइसोसोम बनता है। इसमें भी पहले आपके अर्ली एंडोसोम बनता है, फिर लेट एंडोसोम बनता है, फिर लाइसोसोम बनता है। इसको जब हम लाइसोसोम पढ़ेंगे वहाँ पर देखेंगे। उसका फंक्शन क्या होता है, वेस्टेज को डाइजेस्ट करना और जो जितने भी पुराने ऑर्गेनल्स हैं उनको डिस्ट्रक्ट करना, आपके फॉरेन पार्टिकल को डिस्ट्रॉय करना, ये सारा फंक्शन आपके लाइसोसोम का होता है। सेल मेम्ब्रेन को भी बनाता है आपके गोल्जी अपैरेटस से। क्या करता है, जब आपके वेसिकल्स फ्यूज़ हो जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, तो इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आपकी फॉर्मेशन में मदद करता है। ठीक है, साथ ही साथ सीक्रेटरी ग्रेन्यूल्स भी ये बनाता है, जैसे कि आपके पैनक्रियाटिक सेल के, गोबलेट सेल के। और इसके अलावा इसका रोल प्लांट सेल में भी है। अब प्लांट सेल में क्या होता है, जो सेल वॉल होती है इसको बनाने में मदद करता है, जैसे कि आपके पैक्टिन हो गया, हेमीसेलुलोज हो गया, ठीक है, इसको बनाने में मदद करता है। और जब आपके प्लांट सेल में क्या होता है, सेल डिवीज़न होता है, तो बेसिकली साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म का जब डिवीज़न होता है तो वहाँ पर वो सेल प्लेट की फॉर्मेशन भी करता है। कौन, आपके गोल्जी अपैरेटस। तो आपको ध्यान में रखना है कि सेल प्लेट फॉर्मेशन प्लांट में कौन करता है, आपके गोल्जी कॉम्प्लेक्स। वहाँ पर उसको क्या बोलेंगे, डिक्टियोसोम बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा मैंने फ्लो चार्ट के माध्यम से बताया है इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट गोल्जी में कैसे होता। तो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट वेसिकल रिसीव किया जाएगा, कहाँ से, ईआर से, सिस फेज ऑफ गोल्जी में। ठीक है, वहाँ पे से सिस्टर्नी में जाएगा, फिर मीडियल सिस्टर्नी में जाएगा। अब जब मीडियल सिस्टर्नी में आ गया तो यहाँ पे उस प्रोटीन को मॉडिफाई किया जाएगा। सबसे पहले शुगर चेन ऐड किया जाएगा, ग्लाइकोसाइलेशन बोलते हैं इसको, फॉस्फेट ग्रुप को ऐड किया जाएगा, फॉस्फोरिलेशन बोलते हैं, फिर सल्फर कंटेनिंग ग्रुप को अटैच किया जाता है, सल्फेशन बोलते हैं इसमें, फिर उसमें कुछ क्लीवेजेस किया जाएगा, फिर फाइनल चेकिंग होगी, उसको फिर ट्रांस सिस्टर्नी में भेजा जाएगा। ठीक है, इसको हम एग्जिट साइड भी बोलते हैं, ट्रांसफेज को। फिर यहाँ पे सॉर्टिंग और पैकेजिंग करके उसको सीक्रेटरी वेसिकल के में पैक करके उसको आगे भेजा जाएगा। कहाँ कहाँ जा सकता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जा सकता है, और लाइसोसोम में जा सकता है, आउटसाइड ऑफ सेल में जा सकता है, अदर ऑर्गेनल में जा सकता है। डिपेंड करता है कौन सा सिग्नल सीक्वेंसेस उसके पास मौजूद है। तो हमने ओवरऑल फंक्शन देख लिया है। अब अगर गोल्जी में कोई डिफेक्ट आ गया है तो आपके इससे बहुत सारी डिजीज़ हो सकती है, सिस्टिक फिब्रोसिस हो सकता है, अल्जाइमर हो सकता है, पार्किंसन हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन होता है, इवन कैंसर भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि अगर आपके प्रोटीन की मॉडिफिकेशन, सॉर्टिंग और ट्रैफिकिंग या फिर ग्लाइकोसाइलेशन में कोई डिफेक्ट आ गया है तो ये सारी डिजीज़ को ये जन्म दे सकता है। ओवरऑल जो है पूरे गोल्जी कॉम्प्लेक्स को पढ़ लिया है, ईजी करके क्रिस्प जितना भी इंपॉर्टेंट है फैक्ट हमने देख लिया है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखेंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और वहाँ पे एमसीक्यू प्रैक्टिस भी हो रही है तो आप जुड़ सकते हैं। सो कीप लर्निंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।